अब हम हिटलर के बारे में देखते हैं। अडोल्फ हिटलर, देखिए हिटलर 1889 में पैदा होता है और हंगरी में पैदा होता है, ऑस्ट्रिया हंगरी में। हिटलर बाद में जर्मनी आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस लड़ता भी है, मैसेंजर के रूप में काम करता है, सब बातें ठीक है, दे आर फैक्चुअल थिंग्स, गो इन द बुक फाइंड देम आउट, वो सब अननेसेसरी फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बारे में हल्का सा बैकग्राउंड आप ले लें कि हाँ जी कहाँ पैदा हुआ, क्या थोड़ा सा काम किया, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्योंकि कोई आपसे एनटीएससी में ये क्वेश्चन पूछे कि हिटलर का जन्म कब हुआ था, तो फिर छोड़ दीजिए पेपर को, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट चीजें बहुत सारी हैं। देखिए अब हिटलर कैसे कैसे राइज होता है। 1919 में ही जर्मनी में उसने क्या किया, एक पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मन वर्कर्स पार्टी का उसने नाम बदल के क्या कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी, और इसी का नाम क्या बन गया बाद में, नाजी पार्टी। अब नाजी पार्टी का जो सिंबल था उसको थोड़ा सा देखिए, मतलब रेड कलर का जो फ्लैग और उसके ऊपर जो स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है वही नाजी का जो है प्रतीक था। अब आप देखिए ये क्वेश्चन क्या बनना नहीं चाहिए, आप खुद सोचिए। आप जब खुद को एक एग्जामिनर के रूप में देखेंगे तब आप एनालाइज करेंगे, हाँ यार नाजी पार्टी के बारे में पूछा जा सकता है। नाजी पार्टी कौन सी पार्टी में अपनी रूट्स जो है उसकी हैं, तो यहां पर ऑप्शन दिया जाए जर्मन वर्कर्स पार्टी, तो यहां इसकी रूट्स है। जर्मन वर्कर्स पार्टी ना दी जाए तो इसमें इसकी रूट्स है। समझे आप इस बात को, नाजी पार्टी आती है। अब हिटलर ने क्या प्लानिंग की, देखिए जब जर्मनी के हालात और हिटलर साथ साथ चलेगा। जर्मनी के हालात खराब होते चल रहे थे कि जर्मनी क्या करे यार, जर्मनी क्या करे। जर्मनी को पेमेंट करनी थी गोल्ड में, गोल्ड में पेमेंट करनी थी, क्योंकि उस समय दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था। अब गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था, अगर मैं ये समझाने लग जाऊंगा तो बहुत डिटेल में चला जाएगा, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि आज जिस तरह से डॉलर कमांड करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया ना, आप डॉलर में इंटरनेशनल काम कर सकते हैं, उस समय गोल्ड में किया जाता था। मतलब गोल्ड वैल्यू असाइन कर दी जाती थी अलग अलग करेंसीज को। मान लीजिए 1 ग्राम गोल्ड के अंदर वैल्यू है 2 इंडियन रुपीज, ठीक है, और 1 ग्राम गोल्ड ही किसके लिए वैल्यूएबल है, कितना वैल्यूएबल है, हम मान लेते हैं जो है 3 सेंट के बराबर, या आप एक फॉर एग्जांपल $3 के बराबर, तो गोल्ड वैल्यूज असाइन कर दी जाती है। यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा, 2 रुपीज इज इक्वल टू $3, माने 1 रुपीज इज इक्वल टू $1.5, ठीक है। इस तरह से करेंसीज को असाइन की जाती थी गोल्ड वैल्यू। उसके बाद ब्रिटन वुड्स सिस्टम आया, फिर डॉलर आ गया। गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर इनको पेमेंट करनी थी गोल्ड में। अब 1923 आते आते इनका सब गोल्ड वोल्ड खत्म हो गया। जर्मनी का दिमाग खराब कि क्या बकवास चल रही है। 1923 में जर्मनी ने क्या किया, 1923 दे रेकलेसली प्रिंटेड द मनी। देखिए आप जब पैसे छापने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा जब मनी सर्कुलेशन में आ जाती है, तो इकोनॉमी में एक सिस्टम चलता है। इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होनी चाहिए। एग्रीगेट सप्लाई मतलब ओवरऑल सप्लाई जो देखा जाए, बहुत ही नॉर्मल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। 12th की जो एडी की वीडियोस जब डलेंगी तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। सप्लाई और डिमांड लगभग बराबर रहनी चाहिए। माने सिंपल सी बात यह है कि किसी डिमांड और सप्लाई जब तक बराबर है तब तक ठीक है। किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए सप्लाई से तो क्या उसकी प्राइस पे इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए बहुत ही सीधी सी बात है, जिसकी जितनी वैल्यू उसके उतने नखरे, तो जिसकी जितनी डिमांड उसकी उतनी ऊंची प्राइस। सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं तो प्राइस बढ़ेगी। और मान लीजिए डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो दुकानदार क्या सोचेगा कि यार निकालो यार, इसको प्राइस को कम करके निकाल लो, चाहे प्राइस नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर यही चीज रुपए के साथ है, यानी कि करेंसी के साथ है, तो जर्मनी ने जो जर्मन करेंसी, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मन करेंसी वाज
जर्मन मार्क बनाना शुरू किया और इन लोगों ने ऐसे इसको बनाया कि $1 इज इक्वल टू 9,88,00,000 के आसपास आ गया। इतनी ज्यादा भयंकर रूप से इन लोगों ने पैसा छाप दिया, पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। हर आदमी के पास पैसा है। अगर किसी मजदूर की जेब में 10 करोड़ रुपए दे दी जाए तो आपके घर पे क्यों काम करने आएगा? वो तुम्हें कह देगा कि चलो यहां से भागो। तो ऐसी सिचुएशन में हर किसी के पास पैसा है। तो दिस सिचुएशन, जब प्राइसेस हर चीज के बहुत फिनोमिनली राइज हो जाएं, दिस इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। अब जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन है। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाइपर इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन इन जर्मनी। तो क्या हो रहा है कि इस हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन में जब जर्मन यूथ परेशान है, सब लोग परेशान है सरकार से, तो क्या होता है? अच्छे दिन। तो ऐसे में हिटलर ने प्लानिंग की कि मैं 1923 में हिटलर ने क्या प्लान किया कि एंटायर कंट्री इज अगेंस्ट द वीमर रिपब्लिक, आई विल टेक सम आर्मी मैन विद मी, आई विल गो टू बर्लिन एंड आई विल टेक ओवर द गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसको अरेस्ट कर लिया, इसको जेल डाल दिया। कुछ समय बाद हालांकि इसको निकाला गया। अब निकाला क्यों गया? क्वेश्चन अराइजेस, भाई किसी आदमी ने सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश की है, बिकॉज क्यों निकाला गया? नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ स्पार्टसिस्ट लीग। स्पार्टसिस्ट लीग, हिस्ट्री इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, प्लीज, हिस्ट्री इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, बट वंस यू स्टार्ट कनेक्टिंग द पॉइंट्स यू विल रियलाइज कि नथिंग इज मोर इंटरेस्टिंग देन हिस्ट्री। जैसे ही आपने स्पार्टसिस्ट लीग को देखा, व्हाट वाज स्पार्टसिस्ट लीग? बोल्शेविक रेवोल्यूशन। दे सेड कि सोवियत यूनियन इज डूइंग सो ग्रेट। स्पार्टसिस्ट लीग, हालांकि 1929 के आसपास देखेंगे इसका रोल, इसको अभी आप हाईलाइट करके रख लीजिए, इस पे अभी आएंगे हम। 23 के अंदर जब जर्मन मार्क इस तरह से फेल हो गया और जर्मनी वाज अबाउट टू कंप्लीटली डेवस्टेट हो चुका था, ऐसे में यूएस को आना पड़ा। यूएस सेड कि बर्बाद हो जाएंगे ये लोग, क्योंकि वॉर का एक इंपैक्ट ये भी तो था भाई। वॉर के इंपैक्ट के बारे में भी देखें तो वॉर का इंपैक्ट ये भी था कि यूरोप वाज कन्वर्टेड फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स टू द कॉन्टिनेंट ऑफ डेबिटर्स। कि अब यूएस ने बहुत सारा पैसा लिया और कहा ले जाओ, पैसे ले जाओ, ब्याज देते रहना बाद में। तो उन लोगों ने अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए भी एक काम किया जो फ्यूचर में उनके काम आया। तो अब जब यूएस को रियलाइज हुआ कि यार क्या चल रहा है यहाँ पे, तो यूएस केम एंड नाउ यूएस ट्राइड टू सेव सिंकिंग जर्मनी। डॉज प्लान 1926 कि पैसा लो, लोगों को पैसा देना शुरू किया, डॉलर। अब जैसे जैसे इनकी हालत कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक मेंटेन करने लगे किसी तरह से कि हाँ थोड़ा एक बार फिर से ट्रैक पे है। अब 1929 के अंदर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड। सर वेरी इंपॉर्टेंट, अगले साल आप पढ़ेंगे 10th में, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसको बड़ा अच्छा है। लेकिन 1929, व्हाई हैव रिटन 1928? 1929 के अंदर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश होता है। 24 अक्टूबर, याद रखिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना था, लेकिन 24 अक्टूबर 1929 के दिन आप कह सकते हैं कि एक ब्लैक डे था। वो 13 मिलियन शेयर्स बेच दिए गए एक दिन में। कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर प्राइस बिल्कुल मिट्टी में मिल गए, क्योंकि शेयर्स इतनी ज्यादा मात्रा में मार्केट में अवेलेबल थे कि सप्लाई बेहद ज्यादा थी डिमांड से, और प्राइसेस नीचे गिरने शुरू हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट वाज एट इट्स पीक। और जर्मनी का तो और नुकसान हो गया कि सब लूट गया, जर्मन कंपनीज बर्बाद, जर्मनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज बर्बाद, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। पहले ही जर्मन यूथ परेशान था इनसे कि हाइपर इन्फ्लेशन, एंड नाउ अनएम्प्लॉयमेंट। और इतना भयानक इंपैक्ट पड़ा वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश का कि 6 मिलियन मोर अनएम्प्लॉयड पीपल केम। और अब आता है स्पार्टसिस्ट लीग कि एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट। 1929 वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, एंटायर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इज इन डेंजर, पूरे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के ऊपर खतरा है। एंड 1929 स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, फर्स्ट 5-year प्रोग्राम, फर्स्ट 5-year प्लान, यूएसएसआर वाज शाइनिंग, कम्युनिज्म वाज शाइनिंग, और ये सारे के सारे लोग मरने के लिए तैयार हैं कि यार हमारे साथ ये क्या हो गया। पूरा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इस समय बहुत ग्रेव क्राइसिस में था, एंड द कम्युनिस्ट आर राइजिंग कि देखो हमने करके दिखा दिया,
इनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। कनेक्ट, इफ यू कांट कनेक्ट द टू चैप्टर्स तो फिर कोई जरूरत नहीं है इन 2 चैप्टर्स को पढ़ने की। फ्रेंच वाले से मान लो 1% आपसे कनेक्ट नहीं होता, लेकिन कंटेम्प्रेरी घटनाएं हैं, आपको कनेक्ट करना होगा। जब ये हुआ स्पार्टसिस्ट लीग सेड कि you look into the Soviet Union, what they did? Bolsheviks came, they were through the dictatorial government in case of Germany, Weimar Republic. What they said? They established what? Workers Union. उसके साथ साथ उन्होंने क्या बनाया कि उन्होंने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, तो दे वांटेड सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, ये सोवियत होनी चाहिए, सब कुछ सरकार के पास होना चाहिए। देखिए कितना गजब का काम चल रहा है। सो दीज कैपिटलिस्ट रियलाइज्ड यार हालत खराब है, एंड देन मिस्टर हिटलर सेड टू कैपिटलिस्ट कि मैं जानता हूँ सारी प्रॉब्लम्स का समस्या जो है हल मुझे पता है, सभी प्रॉब्लम्स का मुझे बनाइए आप प्रेसिडेंट, मैं करता हूँ सब कुछ। तो दे प्रेशराइज द जर्मन गवर्नमेंट की प्लीज रिलीज हिम। हिटलर गॉट रिलीज्ड एंड नाउ हिटलर केम बैक टू हिज पार्टी, नाजी पार्टी। नाउ हिज आइडियोलॉजी 1930, around 1930 he was released, and 30 January 1933 he was made the chancellor माने इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, सारी पावर जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास है, चांसलर हाईएस्ट पोस्ट इन जर्मन कैबिनेट। प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग केम कि सर प्लीज बी द चांसलर। इस आदमी ने 3 साल में ऐसा क्या कर दिया जी कि सब लोग हिटलर से जो है इतने इंप्रेस हैं। अब हम देखते हैं हिटलर और हिटलर की नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी को। अब हम आइडियोलॉजी पढ़े ना कि भाई आज़ाद जैसे रिलीज हुआ जेल से और फिर इसने 3 साल के अंदर इतना फेनोमिनल राइज किया, तो क्या रीजन थे, और फिर हम पढ़ेंगे कि इसके पावर में आने के बाद इसने क्या क्या किया। दिस इज द वे वी शुड कनेक्ट द थिंग्स। जैसे आप ऐसे पढ़ते चलेंगे तो समझ में आने लग जाएगा, और लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट करते रहो। हम इनकी आइडियोलॉजी के बारे में देखते हैं। नाजी आइडियोलॉजी या हिटलर की आइडियोलॉजी आप कह लीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये लोग ज्यूज के बहुत आगे, यहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल हायरार्की, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सर, रेशियल हायरार्की। रेशियल हायरार्की कि व्हाट इज रेशियल हायरार्की? दिस सेड, जैसे इन इंडिया यू से इन ऋग्वेदा देयर इज अ पुरुष सूक्त in which the thing is कि सारे जो ह्यूमंस है वो ब्रह्मा जी की शरीर से बने हैं, द ब्राह्मण्स फ्रॉम हिज हेड, और ऐसे करके उनके बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग उनको अलाइन किया गया है कि ऐसे हायरार्की है। सो दे सेड रेशियल हायरार्की, नस्ल भेद की उन्होंने बात की। इसमें क्या कहा? इन्होंने कहा टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट सर, टॉप पे और बॉटम पे कौन है। इन्होंने कहा टॉप पे ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक आर्यंस टॉप पे, और जूस जो है ये सबसे नीचे। जूस माने उनके लिए तो जूस अनटचेबल। अब जूस के साथ इन्होंने बहुत घृणा का व्यवहार किया। जूस के बारे में उनकी सोच जो थी वो ये थी कि ईसा मसीह को जो है जूस ने ही मरवाया था। जिस एक जीसस क्राइस्ट के बारे में जिस आदमी ने जो इंफॉर्मेशन दी थी उन्हीं के एक डिसाइपल ने, ही वाज जूस। तो दे हैड अ हेट्रेड रिगार्डिंग जूस कि तुम बहुत खराब हो, तुम लोगों ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। कैपिटलिस्ट्स वर इन फेवर ऑफ जूस, कम्युनिस्ट वर अगेंस्ट जूस बिकॉज जूस इंट्रोड्यूस्ड द बैंकिंग सिस्टम, दे कंट्रोल्ड द बैंकिंग सिस्टम। जर्मनी को लोन भी इन्होंने ही दिया था, और जर्मनी को जो पागल, अब हिटलर कहे, हिटलर सेड कि दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डाउनफॉल, दे गेव यू लोन, दे चार्ज यू हाई इंटरेस्ट एंड यू आर स्टिल लेटिंग देम अलाउइंग देम टू स्टे इन योर कंट्री। तो जूस के साथ इन्होंने बहुत जो है इनका नेगेटिव वो रहा। एल्बर्ट आइंस्टीन, ही वॉज ऑल्सो ए जूस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, इन्होंने क्या किया, रेशियल हायरार्की के साथ साथ हिटलर गेव अ वेरी फेमस वर्ड लेबनसरम। लेबनसरम मीन्स लिविंग स्पेस। लेबनसरम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ही सेड कि जब लड़ाई होने लगी तो ही सेड लेबनसरम, यानी कि अब आपके लिए मैं लिविंग स्पेस क्रिएट कर रहा हूं, मैं अलग अलग एरियाज को जाकर के कब्जा कर लूंगा और वहां पर क्या आपके क्वार्टर्स बना देंगे। ठीक है जी। तीसरा, इन्होंने क्या किया, इनकी आइडियोलॉजी जो थी वुमेन को लेकर के, महिलाओं को लेकर के इनकी थी कि महिलाओं का काम जो है प्योर, देखिए प्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी पहले आप देखें प्योरिटी,
प्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा वो थे, प्योरिटी। ये कहते हैं कि देखिए हर्बर्ट स्पेंसर एक साइंटिस्ट थे, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, माने इस जो है धरती पर वही सर्वाइव करेगा, वही स्पीशीज सर्वाइव करेगी जो फिट होगी। अब हिटलर साहब ने सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया कि माने जो आदमी ठीक नहीं है सबको मार दो, जूस को तो मारेंगे ही, दोज हु आर डिसेबल्ड उनको भी मारो, डिसेबल्ड को मारो, जूस को मारो, माने इन सबको क्या बोला गया, अनडिजायर्ड। हेल्दी ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक आर्यंस वर द ओनली कम्युनिटी, नॉर्डिक आर्यंस वो भी हेल्दी, ओनली कम्युनिटी दैट वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल, जो बाकी सब में भी जो भी प्रॉब्लम है मारो इन लोगों को। औरतों के बारे में उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, ऐसे आप करिए, देखिए अब बिखरी हुई हैं चीजें, नाजी आइडियोलॉजी को आप इकट्ठा कीजिए। औरतों के बारे में क्या आइडियोलॉजी थी कि औरतों का काम है जो है, अच्छी औरतें जो है घर पे बन के रहें और अच्छा सा उनका काम है बस अच्छे नस्ल के बच्चे पैदा करना, और कंपटीशन टाइप इन्होंने कर दिया था कि 4 बच्चे ब्रॉन्ज, 6 बच्चे सिल्वर, 8 बच्चे गोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, माने 4 बच्चे करने पे आपको जो है ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है और 8 बच्चे करने पे जो आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है। तो इस तरह का इन्होंने रिवार्ड और पनिशमेंट का सिस्टम चलाया महिलाओं के एटिकेट्स को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि महिलाओं की हालत आप देखें तो इस समय बहुत खराब है कि महिलाओं को आज़ादी की क्या, योर ओनली वर्क इज टू प्रोड्यूस बेबीज, नाउ यू आर बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन्स। अब मेल्स के बारे में क्या इनकी थी, देखिए 14 और बिलो जो थे वो यूथ विंग में जाते थे, जंग वॉक में। जंग वॉक यूथ विंग थी नाजी पार्टी की, माने सब कुछ नाजी के पास है, यूथ विंग में जाते थे। उसके बाद जो है कंपल्सरी आर्मी सर्विस के लिए जाते थे, सॉरी लेबर सर्विस के लिए जाते और फिर आर्मी में सर्व करते। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सब इन लोगों ने एकदम सेटल करके रखा हुआ है। अब हिटलर ने और क्या क्या प्रोमिसेस कर दिए इन लोगों से, नाजी आइडियोलॉजी प्लस हिटलर के प्रोमिसेस। अब हिटलर के प्रोमिसेस क्या थे, वो सब कुछ सही कर दिया जाएगा जिससे जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाए। माने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को हटा देंगे, ये सब लोन वॉन ये सब बकवास बातें सब हट जाएगा, सब कुछ अच्छा कर देंगे हम। लोग इतने प्रभावित हो गए हिटलर से कि हेल हिटलर, हिटलर के साथ हो लिए सब लोग। अब जब ड्यूक 30 जनवरी को ये बने, उसके बाद की कहानी को हम देखते हैं कि लोगों ने क्या, एक आधे जो माइनर पॉइंट्स बच गए हैं उनको आप इसमें साथ में ऐड करते चले। सर दिस इज द फाइनल फेज, इस चैप्टर का बड़ा फाइनल सा सिस्टम चलेगा, बड़ा अच्छा सा चलेगा। 30 जनवरी 1933 को हिटलर साहब बनते हैं चांसलर। 28 फरवरी को 27 तारीख को जर्मन पार्लियामेंट में आग लग जाती है, पता नहीं कैसे आग लगती है। 28 तारीख को डिक्री जो है यानी कि एक इमरजेंसी लगा दी जाती है आर्टिकल 48 का प्रयोग करते हुए, और रूल बाय डिक्री। अब जो है राष्ट्रपति ही इसमें डिसीजन लेंगे। 3 मार्च 1933 इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट कहता है कि पार्लियामेंट की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, हिटलर साहब जो चाहे वो कर सकते हैं। इनडेफिनेट पीरियड के लिए सारे सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, इसमें सब राइट्स साइड में कर दिए गए थे। इनेबलिंग एक्ट ने और पावर दे दी। इनेबलिंग एक्ट ने सभी की सभी जितनी भी नाजी पार्टी के अलावा पार्टीज थी उन सबको बंद कर दिया, नाजी ओनली पार्टी। अब सीक्रेट सर्विसेज की स्थापना होने लगी, गेस्टापो बनने लगी और सब बनने लगे कि नाउ यू कंट्रोल, यू वॉच एवरी पीपल। अब नाजियों ने क्या किया, ये सब तो ठीक है चलता रहा। अब जब हिटलर ने प्रोपेगेंडा चलाया, प्रोपेगेंडा, और साहब इतने नेक्स्ट लेवल के प्रोपेगेंडा पे थे कि इन्होंने एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर भी रखा जिसका नाम था गोबेल्स, जिसके साथ इन्होंने बर्लिन में सुसाइड कर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मई 1945 में सुसाइड भी किया इन्होंने। प्रोपेगेंडा चल रहा है। इस प्रोपेगेंडा के तहत हर एक नाजी को यह कहा गया
कि साहब जूज आपके दुश्मन, डिसेबल्ड आपके दुश्मन, और ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए इन्होंने क्या करना शुरू किया। देखिए 1939 के अंदर सितंबर में, फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ लेबनसरम ही अटैक्ड पोलैंड पे, ठीक है। रशिया इनको कुछ नहीं बोल रहा था, रशिया इनके साथ कुछ लड़ने कोई उसका हिसाब किताब नहीं था, पोलैंड को कैप्चर किया, ठीक है। जून 1941 they attacked USSR. This is known as historic blunder of Hitler. This is important sir, historic blunder, कि वो तो तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहा था, तो उसके साथ क्यों लड़ने गए। और सर बहुत मारा, इन लोगों ने बहुत मारा सर, जर्मनी वालों को बहुत मारा, बेहद मारा, और इतना मारा कि बर्लिन कैपिटल सिटी तक आ गए और हाफ तक पहुंच गए। पूरा ईस्टर्न यूरोप यूएसएसआर के कब्जे में है। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या शुरू हुआ था, कोल्ड वॉर, जिसके बारे में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। और क्लास 12th सेज कि ईस्टर्न यूरोप वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इट्स हैवी मिलिट्री, and from where the military came, here the military came. 1941 Mr. Hitler said कि now I will fight to USSR and USSR said कि please come, और बहुत मारा इन लोगों को और पूरा का पूरा कब्जा कर लिया ईस्टर्न यूरोप पे, ठीक है। यहां तक भी ठीक है, यूएस के साथ लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाम बदल गया, एक्सिस पावर्स, ये एक्सिस थे जिसके अंदर जर्मनी, इटली, जापान थे। अलाइज के अंदर जो थे ब्रिटेन, फ्रांस, और उसके बाद यूएसएसआर आ गया 41 में, और 1944 में यूएस को आना पड़ा। क्यों? जापान जो है वो चाहता है कि बस अब सब मेरे ऊपर आ जाए। तो इन लोगों ने क्या किया कि यूएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्बर, यानी कि एक जगह थी पर्ल हार्बर, एक बंदरगाह, वहां पर इन लोगों ने हमला कर दिया और यूएस के बहुत सारे जहाज डुबा दिए। और अब यूएस जो है उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूएस के प्रेसिडेंट थे और बहुत प्रेशर था, यूएस ने ज्वाइन किया वॉर को। और न्यूक्लियर बॉम्ब आपने देखे, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है उन्होंने जापान के ऊपर गिराए। बाद में वो बात अलग है कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दे दिया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, ये सब तो चल गया, हिटलर साहब ने क्या किया अंदर की तरफ, बाहर की तो हार गए, मर गए, सब छोड़ो, प्रोपेगेंडा। कि प्रोपेगेंडा क्या था समझिए, 33 से 39 तक क्या समझाया लोगों को कि ये लोग आपके दुश्मन हैं। और जैसे ही वॉर शुरू हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी का पूरा ध्यान वॉर की तरफ था, हिटलर साहब ने पूरी जर्मनी को बदल दिया। हिटलर ने इंट्रोड्यूस किए कंसंट्रेशन कैंप्स, और कंसंट्रेशन कैंप्स का नाम क्या दिया, इन्फेक्शन फ्री कैंप्स। कि यहां पर जो है इन्फेक्ट माने जूस, डिसेबल्ड, यूथेनेसिया जो है डिसेबल्ड लोगों के लिए, डिसेबल्ड, फाइनल और टोटल सॉल्यूशन जूस के लिए। और जूस को इन्होंने पीला सितारा, देखिए क्लास 12th के अंदर ही आप हिंदी में पढ़ेंगे एन फ्रैंक के बारे में। एन फ्रैंक ने डायरी लिखी और बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मार्मिक उन्होंने चित्रण किया कि यार जूस के साथ इतना गलत हो रहा था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, ये वर्ड्स यूज किए उनकी स्पीचेस में, इन्फेक्शन फ्री कैंप्स माने जूस को उठाएंगे, जूस के लिए क्या, टोटल सॉल्यूशन एंड फाइनल सॉल्यूशन फॉर जूस। यूथेनेसिया वाज फॉर डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड हैं। हेलमथ जिसका शुरू में नाम आता है, जिसके फादर को, उसको इसीलिए मारा जा रहा है कि इनको ले जाओ, किल देम। बनाया कैसे कि लगेगा कि आप एंटर कर रहे हैं और आप जो है कॉमन बाथिंग में है, यानी कि ऊपर की तरफ फवारे लगे हुए हैं, फाउंटेन लगे हुए हैं, और ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। लेकिन इसमें से पानी नहीं आएगा, इसमें से गैस आएगी, उस गैस में आप मर जाएंगे। अपने फोटो देखी होंगी कितने, इसने जो डेटा है 6 मिलियन जूस, 1 मिलियन जिप्सीज, और बहुत सारा फैक्ट यहां पर लिखे हुए हैं जो शुरू में ही है, उसको यहां पर आपको ऐड ऑन करना है कि कितने लोगों को हिटलर ने मार दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब चीजें खत्म होती हैं, जब सच सामने आता है, एन फ्रैंक की डायरी भी जब लोग पढ़ते हैं कि सब क्या हो रहा है, जर्मनी ने क्या किया है,
तो वो एक ट्रिब्यूनल बनाते हैं, नरमबर्ग ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का क्या मतलब है? देखिए, एक तो होती है कोर्ट की बेंच, ट्रिब्यूनल होता है किसी खास केस की जजमेंट करने के लिए ही बनाया जाता है, खास बेंच बनती है जजेस के। इस ट्रिब्यूनल ने अब डर था कि इफ यू अगेन गेट हार्श विद जर्मनी अनदर हिटलर विल राइज, सो दे सेड 11 नाजीज, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम वॉर क्राइम्स, बहुत कुछ करके कि 11 नाजियों को फांसी की सजा दे दी और बाकी के सब जो बच गए उसको इजराइल ने ढूंढ ढूंढ के मारा है सर। फिनिश, इतना ही चैप्टर था। अब फैक्चुअल बातें जो हैं वो फैक्ट्स याद किए जाते हैं बार बार। स्टोरी एक बार समझ में आ गई कि हाँ जर्मनी की ये कंडीशन थी, ऐसे जर्मनी ने पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा, फिर जर्मनी के साथ ये गड़बड़ की तो जर्मनी की हालत ऐसे खराब हुई, हिटलर ऐसे राइज हुआ और हिटलर ने ये सब कांड किया। सिंपल। चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।